आज देखिए, इजरायली कार्रवाई से बढ़ा फलस्तीनियों का गुस्सा। इसराइल ने जेनिन कैंप पर सैन्य कार्रवाई किया बंद। 12 फलस्तीनियों और एक इजरायली सैनिक की हुई मौत, लेकिन फलस्तीनियों की को हिंसा दोबारा शुरू होने का है डर। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हो रहे तनाव की बात होगी कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ईरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। 3 साल पहले यूक्रेन के हवाई जहाज को मार गिराने का है आरोप। मारे गए यात्रियों के परिजनों के लिए मुआवजे की हो रही है मांग। रूसी कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन के शहर मकीवका में गोलीबारी। रूसी अधिकारी के मुताबिक एक शख्स की मौत। कल रात मकीवका में हुआ था बड़ा धमाका। ऑनलाइन वीडियो फुटेज से पता चला रूसी हथियारों के गोदाम में हुआ था हमला। हांगकांग में चीन के राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए एक शख्स को सुनाई गई सजा। 3 साल पहले बने कानून के तहत यह पहला फैसला। शेंग विंग चुन पर चीन के राष्ट्रगान मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स के साथ छेड़छाड़ करने का था आरोप। शरद और अजीत पवार के गुटों में आज दिन भर चला बैठकों का दौर। अजीत पवार ने किया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने का दावा। शरद पवार ने बगावत करने वाले अजीत पवार गुट से कहा, बंद करें उनके फोटो का इस्तेमाल। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। इसराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन रिफ्यूजी कैंप पर अपनी सैन्य कार्रवाई खत्म की है। उसमें उनके सैनिक वापस लौट आए हैं। इस ताजा हमले में 12 फलस्तीनियों की मौत हुई है और एक इजरायली सैनिक की भी। इसराइल का कहना है कि फलस्तीनी चरमपंथी समूहों को बर्बाद करने के लिए उसने यह अभियान चलाया था, जबकि फलस्तीनी नेतृत्व का कहना है यह साफ तौर पर इसराइल की तरफ से जंग है। कवर स्टोरी में आज इसी की बात। इसराइली फौज का कहना है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 2 दिन चला ऑपरेशन खत्म हुआ है और सैनिक जेनिन रिफ्यूजी कैंप से लौट रहे हैं। सोमवार से शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान 12 फलस्तीनी मारे गए, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक इजरायली सैनिक की भी मौत हुई है। जेनिन कैंप में बहुत तबाही हुई है। इमारतों में बड़े बड़े छेद हो गए हैं, कई कारें कबाड़ में बदल गई हैं और जमीन टूटे कांच और कारतूस के खोल से पटी हुई है। लेकिन हिंसा जारी है। रात के वक्त इजरायली सैनिक जब जेनिन कैंप से लौट रहे थे, तब गजा से कई रॉकेट दागे गए, जिसकी वजह से इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और इजराइल ने फलस्तीनी क्षेत्र में हथियारों के भंडार को निशाना बनाते हुए कई हमले किए। इधर जेनिन के आसमान पर आज सुबह धुआं साफ नजर आ रहा था और लोग सड़कों को साफ करते हुए नजर आए। आइए एक नजर डालते हैं इस इलाके के इतिहास पर। इजरायली सुरक्षा बलों ने साल 1967 में जॉर्डन से छीनकर वेस्ट बैंक पर कब्जा किया था। वेस्ट बैंक में शामिल शहरों को आप यहां देख सकते हैं, जिसमें जेनिन भी शामिल है, जहां एक शरणार्थी कैंप में हजारों फलस्तीनी रहते हैं। इस कैंप को साल 1948 में पहले इजराइल फलस्तीनी संघर्ष के बाद बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस ताजा लड़ाई से जेनिन के भीतर बिजली और पानी के नेटवर्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। देखिए बीबीसी के इंटरनेशनल एडिटर जेरेमी बोवेन की यह रिपोर्ट। ये तस्वीरें इजरायली फौज ने जारी की हैं। उनका संदेश है, इजराइल अपने दुश्मन पर कोई रहम नहीं करेगा। गोलीबारी में फंसे कुछ परिवार किसी तरह से बच निकले। आम लोग जिस तरह से मारे गए और जख्मी हुए, उस पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। मंगलवार को इसराइलियों ने कहा कि वो हथियारों के ठिकाने खोजकर उन्हें नष्ट कर रहे थे। फलस्तीनियों की कोशिश थी कि जनीन के इस हिस्से में इसराइली दाखिल न हो सके। इस रिफ्यूजी कैंप में उनका असंतोष और गुस्सा फूट रहा था। जंग के इलाके से कुछ और परिवार बचकर निकले।
यूएन ने कहा कि इजरायली हमले से कैंपों में पानी और बिजली की सप्लाई कट गई। ये व्यक्ति कह रहे थे कि फौज ने उन्हें एक कमरे में रोक कर रखा। उन्होंने बताया कि ड्रोन से गोलियां बरस रही थीं और वहां फंसे लोगों के पास सुबह से खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हालात ऐसे बने कि इमरजेंसी सर्विस के लिए वहां पहुंचना मुश्किल था। चिंता इस बात पर भी जताई गई कि एक अस्पताल के आसपास आंसू गैस का बार बार इस्तेमाल किया गया, पर ऐसा लगता है कि इसका मकसद वहां जुटे नाराज फलस्तीनियों को हटाना था। कुछ के पास जानलेवा देसी बम थे जो संभवतः पास ही मौजूद थे, और ये कुछ विस्फोटक डिवाइस हैं। लेकिन इजरायली हमले काफी अलग हैं। गंभीर हालत वाले मरीजों को निकाला गया। यूएन का कहना है कि फौज ने कुछ एम्बुलेंस को घायलों तक पहुंचने से रोका। भीड़ में निराशा है, उत्तेजना है। ये संघर्ष उनकी जान ले रहा है। उसी समय तेल अवीव में एक फलस्तीनी ने अपनी कार आम लोगों पर चढ़ा दी। फिर पास से गुजरते एक व्यक्ति ने उसे गोली मार दी। कट्टर सोच रखने वाले एक इजरायली मंत्री ने कहा कि उनकी लड़ाई जनीन और तेल अवीव में थी और हर यहूदी हत्यारों के निशाने पर था। उधर जनीन में वापसी के अंतिम आदेश तक दबाव बनाने के लिए ड्रोन से अभी भी निगरानी की जा रही है। बंदूक लिए कुछ फिलिस्तीनी युवा इजरायली सैनिकों से भी टकराए। ये शाम तक चलता रहा। इजराइल का दावा है कि जनीन अब चरमपंथ की फैक्ट्री नहीं रहा। ये कैंप जब खुलेगा तभी पता चलेगा कि फलस्तीनी नागरिकों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। और इस्राएली फौज का कहना है कि यह ऑपरेशन हथियारों को जब्त करने और इस धारणा को तोड़ने के लिए था कि कैंप एक सुरक्षित पनाहगाह है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी और भी कार्रवाई की जा सकती है। אני מברך את הלוחמים האמיצים שלנו שהרסו תשתיות טרור רבות בג'נין ומנעו בכך פיגועים רבים. ברגעים אלה אנחנו משלימים את המשימה, ואני יכול לומר שהפעולה הנרחבת שלנו בג'נין איננה חד פעמית. אנחנו נמשיך ככל שדרוש כדי לגדוע את הטרור. אנחנו לא נאפשר לג'נין לחזור להיות עיר מקלט לטרור, ואנחנו נגדע את הטרור בכל מקום שנראה אותו, נכה בו. फलस्तीनियों और इजरायलियों के बीच हिंसक झड़पों की जड़ें बहुत गहरी हैं। दोनों पक्षों के बीच शांति कायम करने के लिए कई बार कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन वार्ता हर बार टूटती रही। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में मिडिल ईस्ट स्टडीज के सीनियर फेलो स्टीवन कुक। इन सब चीजों का एक पैटर्न है। इजरायली जाते हैं और हमास और दूसरे संगठनों के ठिकानों और उनके कमांड सेंटर्स को तबाह करते हैं, खासकर इस्लामिक जिहाद समूह, जिसको इजरायली खास तौर पर पिछले कुछ महीनों से निशाना बना रहे हैं। वो भी जवाब देंगे। जब तक कि दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंचते, आमतौर पर मिस्र, अमेरिका और दूसरी क्षेत्रीय शक्तियां इसमें बीच बचाव करती हैं। इसराइलियों ने कसम खाई है कि वो वेस्ट बैंक से आने वाले खतरों को पूरी तरह तबाह कर देंगे। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी बहुत सी चीजें मिली हैं जो इसराइल की सुरक्षा को लेकर परेशान करने वाला है। पहला ये था कि चरमपंथियों ने वेस्ट बैंक से इसराइली इलाकों में रॉकेट हमले करने की कोशिश की। ये पहले कभी नहीं हुआ था। गजा से इस तरह के हमले आम बात हैं। उनकी कई बख्तरबंद गाड़ियां भी सड़क पर हुए बम धमाकों में नष्ट होती रही हैं। ऐसा इन्होंने लेबनान में झेला था, लेकिन वेस्ट बैंक में नहीं हुआ था। ये इसराइल के लिए उसकी सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा है।
और यही वजह है कि हमें आगे भी इस तरह के हमले देखने को मिल सकते हैं, जब तक कि दूसरी क्षेत्रीय शक्तियां और शायद अमेरिका इसमें दखल नहीं देता। इधर जेनिन के शरणार्थी कैंप पर इजरायली सेना की कार्रवाई में मारे गए फलस्तीनियों की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। चरमपंथियों के खिलाफ 2 दिनों तक चली इजरायली कार्रवाई के बाद अब जेनिन कैंप छोड़कर गए लोग वापस भी लौटने लगे हैं। पुलिस की गोलीबारी में एक युवक की मौत के बाद फ्रांस में पिछले हफ्ते शुरू हुई हिंसा अब शांत होती दिख रही है, लेकिन इस हिंसा ने फ्रांस के समाज में जारी बंटवारे को दिखाया। बीबीसी संवाददाता जेनी हिंसा प्रभावित मार्से पहुंची और वहां के लोगों से बात की। एक बटे देश में एक बटा हुआ शहर। मर्से का बंदरगाह बेहद अच्छा और हलचल भरा है, लेकिन यहाँ के उत्तरी जिलों में किसी को भी हालिया हिंसा ने हैरान नहीं किया। ये इलाके बदनाम और खतरनाक हैं। ये एक डिब्बे में रहने जैसा है। ये सुरक्षित नहीं है। लोग लिफ्ट और सीढ़ियों तक में टॉयलेट कर देते हैं। नेताओं की नजर में हमारी कोई कीमत नहीं है। यहाँ युवाओं को जॉब या ट्रेनिंग के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और कई लोगों के लिए ड्रग्स का व्यापार एक आकर्षक विकल्प है। इसी के कारण अमीन के भाई की हत्या हो गई। एक कार के डिक्की से उनका जला हुआ शव बरामद हुआ। युवाओं के पास यही एक विकल्प है। यहाँ कोई कंपनी आकर ये नहीं कह रही है कि वो हमें न्यूनतम मेहनताने से ज्यादा देंगे। यहाँ के लोग सुपरमार्केट में कैशियर का काम करते हैं या क्लीनर और सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। हम जज, वकील या अकाउंटेंट नहीं बन सकते। राष्ट्रपति मैक्रोन इसे जानते हैं। दंगों से ठीक पहले वो यहाँ आए थे और अपने पुराने वादे को याद दिलाते हुए कहा था कि मर्से की समस्याओं को वो हल करेंगे, ज्यादा पैसे और ज्यादा मदद देंगे। लेकिन उनसे 2 बार मिलने के बाद अमीन ने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। मैक्रोन जब यहाँ आते हैं तो घोषणाएं करते हैं, हमारी नहीं सुनते। हम यहाँ हमेशा उन्हीं परेशानियों से जूझते रहते हैं। कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए मैं युवाओं का गुस्सा समझता हूँ। मैं हिंसा को सही नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैं उसे समझता हूँ। सरकार मर्से में स्कूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पुलिस पर खर्च कर रही है, लेकिन लोगों को ये अंतर नहीं दिखता। पेरिस पुलिस थानों का इलाका था। कुछ लोगों के लिए शायद ये फ्रांस की सरकार से आखिरी लिंक है। ऐसे में हैरानी की बात नहीं कि लोग खुद को कटा हुआ और अपने भरोसे पर छोड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। और मर्से के मेयर भी ये जानते हैं कि शहर को एकजुट करने की जरूरत है। लंबे वक्त से हमारे शहर के लोग बटे हुए हैं, गरीब और वैसे लोगों में जो गरीब नहीं हैं, जिन पर सरकारी अधिकारी ध्यान देते हैं और जिन पर नहीं। ये फ्रांस के मौलिक मूल्यों में होना चाहिए, लेकिन समता और समानता अब एक लक्ष्य बनकर रह गया है। और बात रूस यूक्रेन जंग की। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर फर्जी हमले की योजना बना रहा है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सैनिकों ने प्लांट के पास कई इमारतों की छतों पर विस्फोटक जैसा कुछ रखा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को ये समझना चाहिए कि दुनिया ये देख रही है कि वो क्या करने की तैयारी कर रहा है। इधर रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना वहां हमले की तैयारी में है। और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी इंटेलिजेंस के हवाले से यह दावा किया है। उन्होंने ये कहा, हमारी इंटेलिजेंस ने जानकारी दी है कि रूसी सेना ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में छतों पर विस्फोटकों जैसी चीजें लगा दी हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर फर्जी हमले को दिखाने के लिए शायद उन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है, या शायद वो कुछ और सोच रहे हों। चाहे कुछ भी, पूरी दुनिया ये देख रही है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के लिए एकमात्र खतरा रूस है और कोई नहीं। और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने कहा है कि उसे पूरे ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में जाने की इजाजत चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई बारूदी सुरंगें या फिर विस्फोटक ना हो। यह संस्था इस प्लांट का आंशिक निरीक्षण कर रही है, पर इसके प्रमुख रफाइस ग्रॉसी का कहना है कि बढ़ते सैन्य तनाव और दोनों देशों के आरोप प्रत्यारोपों को देखते हुए उसे निरीक्षण का दायरा बढ़ाना होगा।
उधर यूक्रेन के कई इलाकों में और सीमा पार रूस में लगातार गोलीबारी जारी है। खेरसॉं में अधिकारियों ने जानकारी दी है कि एक दिन पहले रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हुई, एक शख्स घायल हुआ। डोनेट्स्क और खार्किव के इलाकों से भी लोगों के घायल होने की खबर है। जेसीबी सुनते ही दिमाग में भारी भरकम मशीन की तस्वीर आती है। इसे चलाने वाला अक्सर एक पुरुष ड्राइवर होता है, लेकिन इस सोच को बदल रही है कोयम्बटूर की एक महिला, जिन्होंने जेसीबी का स्टीयरिंग थामा और उसे चलाकर अपने परिवार का पेट भर रही हैं। अंगला ईश्वरी कहती हैं इस काम में उनके पति और बच्चे उन्हें सपोर्ट करते हैं। कभी साइकिल चलाने से डरने वाली अंगला ईश्वरी बड़ी आसानी से जेसीबी चला लेती हैं। मैंने इस मशीन को पहली बार चेन्नई में देखा था। शुरुआत में ट्रेनिंग देने वालों ने मुझे इसके नज़दीक जाने से रोका था और जब ये मशीन काम करती थी तो मैं डर भी जाती थी, लेकिन जब मैं इसके अंदर बैठी तो मेरा डर छूमंतर हो गया। कोयम्बटूर की रहने वाली अंगला ईश्वरी अपने परिवार के 4 लोगों का पेट भरने के लिए इस रिस्की काम को कर रही हैं। इससे पहले वो टैक्सी ड्राइवर थी। मेरे पति और मेरी माँ ने मेरा हर कदम पर साथ दिया, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। जेसीबी को चलाने वाली अंगला मानती हैं कि इस मशीन को पुरुष चलाए या महिलाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इसे चलाने में खतरा तो है, लेकिन ये मशीन पुरुष और महिलाओं में फर्क नहीं करती, तो फिर हमारा ऐसा सोचना ठीक नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे महिला चलाए या पुरुष, जो भी चलाए उन्हें एक जैसा वेतन मिलना चाहिए।